नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का खास कार्यक्रम वंदे भारत। एक ऐसा भारत जो अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है, एक ऐसा भारत जो आधुनिकता की नई इबारत लिख रहा है और एक ऐसा भारत जिसकी विकास यात्रा अब नई गति के साथ आगे बढ़ रही है। यहाँ उसी बदलते भारत की तस्वीर है जहाँ गति भी है, सुविधा है, तकनीक है और आत्मनिर्भरता का संकल्प भी। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। बनारसी पहचान, विकास की नई उड़ान। जी हां, बनारसी पहचान से जुड़ी जो विकास की उड़ान है उसकी खबर आपको दिखाएंगे। ये पहली खबर हमारी रहने वाली है। साथ ही साथ जो दूसरी हमारी खबर रहेगी वो रहेगी रोबोट का साथ सुरक्षा की बात। जी हां, किस प्रकार से रोबोट के क्षेत्र में जो है भारत आत्मनिर्भर होने वाला है, जिस प्रकार से कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं उस पर भी बात होगी और साथ साथ बात होगी हिमालय की गोद में विरासत की भी। तो विरासत, संस्कृति और तमाम चीज़ों को अपने आप में समेटे हुए ये हमारा आज का जो खास कार्यक्रम है वो बेहद खास होने जा रहा है। आपको बता दें कि सदियों पुरानी बनारसी साड़ी, गुलाबी मीनाकारी और लकड़ी के खिलौने ये सिर्फ उत्पाद नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत है और अभी इन्हीं पारंपरिक हुनर को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी के ODOP योजना के जरिए नई पहचान और आधुनिक बाजार मिल रहा है। वाराणसी में ODOP ने बुनकरों और कारीगरों को तकनीक, प्रशिक्षण और आर्थिक मजबूती का नया रास्ता दिखाया है। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह गौतम की ये खास रिपोर्ट। बनारस की गलियों में गूंजती करगों की आवाज सदियों पुराने हुनर की कहानी कहती है। यहाँ की बनारसी साड़ी दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है, लेकिन बदलते समय में पारंपरिक उद्योगों के सामने नई चुनौतियां भी थीं। इन्हीं चुनौतियों को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जनवरी 2018 को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP योजना की शुरुआत की। जापान के वन विलेज वन प्रोडक्ट मॉडल से प्रेरित इस योजना का उद्देश्य था कि हर जिले के खास उत्पाद को पहचान मिले और उससे जुड़े कारीगरों को आर्थिक मजबूती मिले। वाराणसी में ODOP के तहत 3 प्रमुख उत्पादों को शामिल किया गया है: बनारसी साड़ी, गुलाबी मीनाकारी और लकड़ी के खिलौने। योजना के तहत जगतपुर में स्थापित ODOP कॉमन फैसिलिटी सेंटर बुनकरों के लिए एक बड़ा सहारा बनकर उभरा है। अब बुनकरों को अपनी साड़ियों पर डिजिटल प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, डाइंग और फिनिशिंग जैसे कामों के लिए अलग अलग जगहों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक ही छत के नीचे उन्हें आधुनिक सुविधाएं कम लागत पर मिल रही हैं। ये सदियों पुरानी आर्ट, जो हमारी गुलाबी मीनाकारी आर्ट जो विलुप्ति की ओर थी, उसको GI टैग मिलने के बाद इसकी वैश्विक पहचान बनना शुरू हुआ। और जब हमारे प्रधानमंत्री जी का दृष्टि हम जैसे आर्टिस्टों की ओर गया और आर्ट की तरफ उन्होंने काफ़ी रुचि भी लिया और वहीं से हम लोगों का भाग्योदय होना शुरू हुआ, जो हम लोगों को प्रमोट उन्होंने किया। ODOP CFC ने नए रोजगार के अवसर भी पैदा किए हैं। 2 साल पहले 4 कर्मचारियों से शुरू हुआ यह केंद्र आज 70 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है। अब सारी सुविधाएं एक ही जगह मिलने से समय और लागत दोनों की बचत हो रही है। ODOP का असर सिर्फ उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े परिवारों की आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आया है। ODOP के तहत ये हमें बहुत बेनिफिट मिला है उससे, जैसे टूल किट, ट्रेनिंग वगैरह जो भी होते हैं, उससे नए आने वाले यूथ को काम करने में उत्साह मिलता है और हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको भुला देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ट्रेडिशन है और हमारे कल्चर से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी की वजह से इस काम को बहुत प्रोत्साहन मिला है और हम जैसे कारीगर जिसको कोई पहचान नहीं रही, आज उनकी वजह से मेरे पास US, दुबई से लेके हर ऑल ओवर वर्ल्ड हर जगह से ऑर्डर है, निरंतर लगातार ऑर्डर है। लोग खुशते हुए मेरे यहाँ आते हैं। सरकार की ओर से ODOP के तहत कारीगरों को आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा हजारों कारीगरों को प्रशिक्षण और टूल किट देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। हमारे पिता श्री गोदावरी सिंह जो पद्मश्री अवार्डेड थे, उन्होंने इस काम के लिए काफी प्रयत्न किया
इसको बहुत आगे बढ़ाया। उन्होंने नई नई खिलौना आविष्कार किया अपने माइंड से, और ये खिलौना जो बहुत पहले से बहुत आगे चल रहा है इसमें। ODOP MDA योजना के जरिए बनारसी साड़ी और दूसरे उत्पादों की देश विदेश में मार्केटिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए स्टॉल किराया, यात्रा और माल ढुलाई में सहायता दे रही है। योजना के बाद बनारसी साड़ी के निर्यात में करीब 5 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बनारस का पारंपरिक हुनर अब आधुनिक तकनीक के साथ कदम मिला रहा है। ODOP ने न सिर्फ कारीगरों की आय बढ़ाई है, बल्कि सदियों पुराने हुनर को वैश्विक बाजार में नई पहचान भी दी है। तो हुनर को मिला है बाजार और रोजगार को मिली है नई रफ्तार। एक जगह कई सुविधाएं, समय और लागत दोनों की एक तरह से बचत हो रही है। सहायता, प्रशिक्षण, टूल किट से जिस प्रकार से आत्मनिर्भरता दिखाई पड़ रही है, अब हुनर से समृद्धि की ओर कारीगर खासतौर पर जाते हुए नजर आ रहे हैं और आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। देश विदेश में बनारसी उत्पादों की पहुंच बढ़ी है, मांग बढ़ी है और उससे जो कारीगर हैं उनके हुनर को सम्मान मिल रहा है। परंपरा और तकनीक का यहाँ पर अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। सदियों पुराना जो हुनर है वो अब आधुनिक बाजार के साथ खड़ा हुआ है और उसे आधुनिक बाजार मिलने से कहीं ना कहीं हुनर को सम्मान मिल रहा है और जो स्थानीय कारीगर हैं वो आत्मनिर्भर हो रहे हैं। हरिकेश बहादुर सिंह गौतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हरिकेश, वाराणसी में ODOP ने स्थानीय कारीगरों और बुनकरों की जिंदगी में किस प्रकार से बदलाव लाया है, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। साथ साथ ODOP CFC की शुरुआत से लेकर अब तक रोजगार के मोर्चे पर अगर हम देखें तो क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती नजर आई है? सैला, सबसे पहले तो हम शुरुआत अगर वाराणसी में जो विकास कार्य हुए हैं, योजनाएं जो खास तौर से बनारसी साड़ी, लकड़ी के खिलौने और गुलाबी मीनाकारी, इन तीनों के लिए जो कार्य किए गए, उसमें सबसे पहले मैं शुरू करूंगा यहाँ पर एक दीनदयाल हस्तकला संकुल। यहाँ के चूंकि सांसद प्रधानमंत्री हैं तो उन्होंने एक विचार रखा, एक योजना बनाई जो दीनदयाल हस्तकला संकुल का निर्माण यहाँ पे किया गया, जो बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर साबित हो रहा है। जो ये उत्पाद हैं बनारस के, उनके लिए वहाँ पे दुकानें दी गई हैं, जो कारीगर हैं उनको वहाँ पे ढेर सारे एग्जीबिशन लगते हैं और समय समय पर केवल ऐसा नहीं है कि वाराणसी से ही आसपास के जिलों में भी जहाँ पे बनारसी साड़ी का काम होता है, आसपास में कारपेट का काम होता है, इनको भी बढ़ावा देने के लिए लगातार एग्जीबिशन लगाए जाते हैं। और ट्रेड फैसिलिटी सेंटर जो दीनदयाल हस्तकला संकुल है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी इमारत बनी हुई है जहाँ पर इस तरह की सुविधाएं हैं। इसके अलावा जो आप ODOP का जिक्र कर रही हैं, क्योंकि लगातार ट्रेनिंग्स दिए जा रहे हैं, टूल किट्स दिए जा रहे हैं उनको, और इसमें सबसे खुशी की बात यह है कि ये जो परंपरा है, ये जो चाहे आप बनारसी साड़ी की बात करें, हाँ, लकड़ी के खिलौनों की बात करें या गुलाबी मीनाकारी की बात करें, तीसरी या चौथी पीढ़ी इसमें इन्वॉल्व है। हम लोग अभी जब ये स्टोरी कर रहे थे तो चाहे लकड़ी का खिलौना है, जैसे गोदावरी सिंह जी ने इसकी शुरुआत करी और तरह तरह के खिलौने बनाने का, उनको पद्मश्री दिया इस सरकार ने। तो ये पुरस्कार देने से, पद्मश्री देने से जो युवा हैं उनका भी रुझान बढ़ रहा है। यहाँ पे IIST की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई है प्रधानमंत्री के सोच से, उनके प्रयास से। वहां भी जो बनारसी साड़ी, जिन परिवारों में जिनका यह व्यवसाय रहा है, जो इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके बच्चे यहाँ IIST में या तो डिग्री कोर्स कर रहे हैं या डिप्लोमा कोर्स कर चुके हैं और लगातार कर भी रहे हैं। तो उनके परिवार के लोग भी जो ये मान रहे थे कि लगता है कि ये कारीगरी, जो इसको बेसिकली क्या है कि आप, हम लोग मजदूरी कह रहे हैं या लोग कहते हैं, लेकिन वो लोग इसको कलाकार और कारीगर मानते हैं अपने आप को। बिल्कुल, तो और शायद यही कारण है हरिकेश की बनारसी साड़ी के निर्यात में देखा जाए तो करीब 5 गुना बढ़ोतरी की बात सामने आ रही है। लगातार हुनर को सम्मान मिल रहा है। देखिए सलाह, आप एकदम ठीक कह रही हैं। ये जो बनारसी साड़ी का भी हम लोग जो जिक्र कर रहे हैं, विदेशों में जो निर्यात, इसके लिए सरकार, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, खासतौर से केंद्र सरकार ऐसी सुविधाएं दे रही है इनको। इसके अलावा जो हमारे यहाँ के वाराणसी के सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, जब कोई दूसरे देश से आता है
प्रतिनिधि, तो उसको जो वो उपहार देते हैं, आपको मैं बताऊं कि लगातार इधर बीच जो गुलाबी मीनाकारी का काम है, जो मैं गया था, जिन कलाकारों से मिला, उन लोगों ने बताया, उनको याद है कि किस देश के प्रमुख आए थे तो प्रधानमंत्री ने उनका कौन सा कला जो है प्रदान किया उनको। उसी तरह बनारसी साड़ी के बारे में जो है, जो यहाँ पे जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो जैसे बनारसी साड़ी के जो दुपट्टे बने होते हैं या बनारसी साड़ी होती है, वो उस तरह के वहां पे भी गिफ्ट करते हैं। और मैं आपको एक व्यक्तिगत अनुभव बताऊं कि यहाँ पर मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर आए थे, तो उन्होंने बनारसी साड़ी की खरीदारी की काशी विश्वनाथ परिसर में, और उन्होंने बिल्कुल रुपए से जो है पेमेंट किया। तो ये रुपए से डायरेक्ट पेमेंट अगर दूसरे देश के प्रमुख कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो इससे ये उत्पाद हमारा किस तरह से विश्व में पहुंच रहा है, इससे जो है ये उदाहरण से पता चलता है कि उन्होंने रुपए से पे किया, जो बनारसी साड़ियां खरीदी। विरासत, परंपरा और आधुनिकता का ये जो अनूठा संगम है, यही इन कारीगरों के जो है आत्मनिर्भर बनने में एक खास पहल और पहलू का रोल जो है अदा कर रहा है। बहुत धन्यवाद हरिकेश, हमारे दर्शकों से ये तमाम अपडेट साझा करने के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले लेते हैं वंदे भारत में। ब्रेक के बाद अभी और भी खबरें बाकी हैं। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वंदे भारत। आपको बता दें कि अब तक रोबोटिक्स की दुनिया में अमेरिका, जापान, चीन और यूरोप का दबदबा रहा है, लेकिन भारत भी इस क्षेत्र में तेजी से कदम आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। जयपुर में विकसित हो रहे हैं स्वदेशी रोबोट, और अब उन जगहों पर ये रोबोट काम करते हुए नजर आएंगे जहां इंसानों की जिंदगी को खतरा होता है। रिफाइनरी, पावर प्लांट और खतरनाक औद्योगिक क्षेत्रों में ये रोबोट सुरक्षा का नया कवच बनते हुए नजर आएंगे। आपको दिखाते हैं जयपुर से DD न्यूज संवाददाता महेश दाधीच की ये खास रिपोर्ट। ये हैं जयपुर में तैयार हो रहे स्वदेशी रोबोट, जो इंसानों की जगह लेने नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी बचाने के लिए बनाए गए हैं। राजस्थान की राइजिंग राजस्थान पहल के तहत जयपुर में स्थापित रोबोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में करीब 12 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। यहाँ रिसर्च से लेकर रोबोट निर्माण तक का काम किया जा रहा है। पेट्रोबोट कंपनी के ऑटोनोमस रोबोट अब रिफाइनरी, पावर हाउस, स्टोरेज टैंक और ऐसे क्षेत्रों में काम करेंगे जहां जहरीली गैस, अत्यधिक तापमान या रेडिएशन का खतरा रहता है। इन रोबोट की मदद से बिना प्लांट बंद किए टैंकों की जांच, जंग की पहचान और तकनीकी निरीक्षण किया जा सकता है। इससे समय और लागत दोनों की बचत होगी और कर्मचारियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। जो डेंजरस यानी खतरनाक जगह पर जाके जो आदमी काम करते थे उनको कम्प्लीटली एलिमिनेट करते हैं, और इंडस्ट्री को ये बहुत फ़ायदा करते हैं। इंडस्ट्री को फ़ायदा ये होता है, पहला फ़ायदा होता है कि सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट बनाना, सेफली काम करते हैं। दूसरा होता है कि उनका जो है जो टाइम हम लोग 5 टाइम्स रिड्यूस करते थे। जितने भी रोबोट हमने बनाए वो एटेक सर्टिफाइड हैं, पैसो अप्रूव्ड हैं, तो ये किसी भी फ्लेमेबल लिक्विड में काम कर सकते हैं, रिफाइनरीज में काम कर सकते हैं, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में काम कर सकते हैं। IIT BHU से इंजीनियरिंग करने वाले साहब सिंह ने पेट्रोलियम और रिफाइनरी क्षेत्र में लंबे अनुभव के बाद स्टार्टअप की शुरुआत की।
आज उनकी कंपनी अलग अलग जरूरतों के लिए कई तरह के रोबोट तैयार कर रही है। ITIS Mark 1 रोवर रोबोट, स्टोरेज टैंक की मोटाई और जंग की जांच, मैग रोवर, ऊंचे टैंक और औद्योगिक ढांचों का निरीक्षण, माइक्रो रोवर, बॉयलर ट्यूब्स की जांच और ROV रोबोट पानी के अंदर संरचनाओं के निरीक्षण के काम में माहिर है। हाल ही में पचपदरा रिफाइनरी में पेट्रोबोट के रोबोट ने तकनीकी निरीक्षण कर अपनी उपयोगिता साबित की। हमारा जो मेन रोबोट है उसका नाम है ITIS रोवर। उसके अलावा हमारे पास एक मैग रोवर प्लेटफॉर्म है, उसके अलावा माइक्रो रोवर और हमारा एक वाटर ROV है। तो जो हमारा मेन ITIS रोवर है, उस ITIS रोवर की जो खासियत है वो ये है कि कोई भी भरे हुए केमिकल टैंक के अंदर आप उसकी प्लेट की जांचें कर सकते हैं। वो टैंक के ऊपर मैनहोल से डाला जाता है और उसके बाद जो नीचे की प्लेट हैं, जो नीचे तेल के नीचे जो प्लेट रहती हैं, जो एक तरफ से मिट्टी से लगी होती हैं और दूसरी तरफ से उनके ऊपर ऑयल होता है, उन प्लेटों की जांच करती है। जयपुर की ये पहल दिखाती है कि भारत अब सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं बल्कि रोबोटिक्स और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना रहा है। स्वदेशी तकनीक के ये रोबोट आने वाले समय में उद्योगों की सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत की नई तस्वीर पेश करेंगे। तो जयपुर बन रहा है हाईटेक रोबोटिक का बड़ा और नया केंद्र। हम महेश दाधीच जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। महेश, जयपुर में तैयार हो रहे इन स्वदेशी रोबोटों की सबसे बड़ी खासियत क्या कुछ है, ये बताइए हमारे दर्शकों को, और साथ साथ ये इंसानों के लिए किस तरह से सुरक्षा का कवच बनेंगे और किन किन खतरनाक औद्योगिक परिस्थितियों में इन रोबोटों का इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल जिन औद्योगिक क्षेत्रों में जोखिम हुआ करता था कि इंसानों को वहाँ पर क्लीनिंग करना है या ऐसे बड़े टैंक्स हैं उसमें पहले लोगों को उतर करके वहाँ पर सफाई करनी होती थी, लेकिन अब ये जो चीज़ें हैं रोबोट्स के जरिए बहुत आसान हो गई हैं। जो छोटी छोटी ज़रूरतें, लेकिन अब ये जो रोबोट्स यहाँ पर बन करके तैयार हो रहे हैं, न सिर्फ देश में और बल्कि विदेशों में भी भेजे जा रहे हैं और इसका उपयोग बखूबी अब यहाँ होने लगा है। इस तरह के जो स्टार्टअप्स हैं सरकार उसको खासा बढ़ावा दे रही है। जैसे आपने दिखाया कि किस तरह से ये जो स्टार्टअप हैं उसमें आप देखिए कि जो बड़े विशाल टैंक होते हैं और जहां पर पेट्रोकेमिकल्स होते हैं रिफाइनरीज के अंदर, जहां कि लोगों का पहुंचना और उन टैंक में किस तरह से जहरीली गैसें होती हैं, वहां पर बहुत मुश्किल और जान जोखिम में डालने जैसा हो जाता है इंसानों के लिए। तो वहां पर ये रोबोट्स बहुत मददगार साबित होते हैं। उन्हें जो है टेक्निक के जरिए वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। 360 कैमरा से लेसेस होते हैं, मॉनिटरिंग और जो तमाम तरह की जो इसमें संसाधन का उपयोग किया गया है वो उसे बहुत खास बनाता है। और सबसे अच्छी बात यह कि कम लागत में ये देसी तकनीक के साथ में बनकर के तैयार हो रहे हैं। जहां तक प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हैं तो ये उसी दिशा में इसको एक बड़ा कदम माना जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जो युवा हैं वो खुद कदम बढ़ा रहे हैं। अब न सिर्फ जो युवा है वो अपना ये काम करके और अर्न कर रहे हैं, बल्कि ऐसे कई लोगों को जोड़ रहे हैं जिनको युवाओं को रोजगार देने में सक्षम जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर जो है वो बदलते भारत की तस्वीर इसे कहा जा सकता है। राजस्थान में चूंकि राइजिंग राजस्थान यहाँ पर जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनकर के साबित हो रहा जो उद्योगों को बढ़ावा देने का काम कर रहा है, उसमें भी इस तरह के स्टार्टअप्स को जोड़ा गया है और उनको कैसे उनको विकसित किया जा सकता है, कैसे उनको स्ट्रेंथन किया जा सकता है, इस बात पर फोकस है वो सरकार यहाँ पर कर रही है। और ऐसे छोटे छोटे स्टार्टअप जो डेली रूटीन लाइफ को इजी करते हैं, साथ ही उद्योगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरतमंद हो सकते हैं। देखिए, न सिर्फ उद्योगों के लिए इस तरह के ये रोबोट्स यहाँ पर बनकर के तैयार हो रहे हैं, ऐसे जो खतरनाक काम होते हैं जिसमें कि गोताखोरों को उतरना पड़ता है और जहां पर ऐसा फ्लड के समय में जो सिचुएशन देखना होता है कि वहां पर किसी को अगर बचाना है, वहां संसाधन पहुंचाने हैं, तो ऐसे रोबोट्स भी यहां पर अब तैयार हो रहे हैं जो पानी के भीतर जा सकते हैं और वहां से लोगों को कैसे जो है राहत पहुंचाने की बात हो सकती है, अब उस पर भी काम किया जा रहा है। तो रोबोटिक रिसर्च जो है और उस पर डेवलपमेंट जो है वो यहां पर अब जयपुर में होने लगा। तो ये एक बड़ी और उम्मीद की किरण जो है इसे कहा जा सकता है। आने वाले वक्त में और इस दिशा में काफी विकास की उम्मीदें यहाँ पर की जा सकती है। महेश, आपने बिल्कुल सही कहा, ये तस्वीर जो है ये बदलते भारत की तस्वीर है, आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते भारत की तस्वीर है। बहुत धन्यवाद इन तमाम अपडेट को हमसे साझा करने के लिए।
आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे देवभूमि की। जी हां, देवभूमि हिमाचल में प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन संस्कृति को संजोती ऐसी बहुत सी जगह हैं। यहाँ की पारंपरिक पृष्ठभूमि की कहानी को जो बयान करती हुई नजर आती हैं, और इन्हीं जगहों में शुमार है किन्नौर का नाको क्षेत्र। यहाँ की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, प्राचीन बौद्ध संस्कृति और हिमालय की सुंदरता पर आधारित आपको दिखाते हैं ये विशेष रिपोर्ट। किन्नौर की ऊंची पहाड़ियों में बसा नाको, एक ऐसा गांव जहां प्रकृति की खूबसूरती के साथ सदियों पुरानी बौद्ध विरासत और हिमालयी जीवन की अनोखी कहानी देखने को मिलती है। करीब 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नाको आज पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है और इसकी एक नहीं कई वजहें हैं। नाको में प्रकृति की शांति, बौद्ध आस्था और हिमालय का इतिहास एक साथ नजर आता है। यही वजह है कि हिमाचल की यात्रा में नाको एक ऐसी मंजिल बन जाता है जिसे सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया जाता है। नाको में तो अभी मोनेस्ट्री का हमने देखा था, काफ़ी प्राचीन मोनेस्ट्री है, मतलब आज से 200-500 साल पता नहीं कितने सालों पुरानी है। काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे से छुपी हुई हैं, जो हम लोग जो एनसीआर में रह रहे हैं, इधर उधर रह रहे हैं, किसी को पता ही नहीं कि इतनी इतनी चीज़ें भी हैं देखने के लिए। तो वो मोनेस्ट्री देखी है, अभी हाल फिलहाल लेक देखने के लिए जा रहे हैं आगे। ऊंचाई पर स्थित ये इलाका अपने ठंडे मौसम, अनूठे भूदृश्य और पारंपरिक जीवन शैली के लिए जाना जाता है। यहाँ का जीवन, यहाँ की कठिन जीवन शैली के चलते अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग यहाँ की संस्कृति को संजोए हुए हैं। काफ़ी यहाँ पे लाइफ जो है काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी चैलेंजिंग है यहाँ पे, क्योंकि एक तो 12,000 एल्टीट्यूड है और ये ट्रांस हिमालयन में ज़ांस्कर रेंज में आता है, तो यहाँ मतलब ऑक्सीजन भी काफ़ी कम है यहाँ पर। और टूरिस्ट के नज़र से यहाँ पे बहुत पुरानी मोनेस्ट्री है यहाँ पे, एक लोजावा रिम्पोचे की, और एक लेक है यहाँ पे जो कि एल्पाइन लेक है, जो काफ़ी हाइट पे है, 12,000 फीट पे। नाको में पत्थर और लकड़ी से बनी पारंपरिक वास्तुकला आज भी पुराने हिमालयी गांवों की झलक दिखाती है। पुराने घरों को यहाँ के लोगों ने आज भी संजो कर रखा है, जो यहाँ की पुरानी जीवन शैली की अनूठी झलक दिखाती है। पुरानी शैली में पुराने तरीके से बनाए गए ये घर मिट्टी और पत्थरों से इस तरह बनाए जाते थे कि सर्दियों में जो गर्मी, जो अंदर का तापमान जो है वो गर्म रहे और गर्मियों में जो बाहर की गर्मी है उसका असर अंदर ना पड़ पाया। नाको की सबसे बड़ी खासियतों में शामिल है इसकी बौद्ध विरासत। यहाँ स्थित प्राचीन बौद्ध मठ को महान बौद्ध विद्वान और अनुवादक रिंचेन जांगपो की परंपरा से जोड़ा जाता है। मठ की प्राचीन संरचना, मूर्तियां और भित्ति चित्र इस क्षेत्र की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। लोचन रिंचेन जांगपो एक महान ट्रांसलेटर थे जो तिब्बतन से संस्कृत से तिब्बतन में ट्रांसलेट करते थे, क्योंकि बुद्धिज़्म पहले इंडिया से गया है तिब्बत में, तो ट्रांसलेट करते थे। तो जब भी अपने साथ कहीं भी धर्म प्रचार के लिए जाते थे, साथ में उनके 40 कश्मीरी आर्टिस्ट रहते थे, कश्मीरी कारीगर जो हैं 40, क्योंकि उस ज़माने में हमारे कश्मीर भी बुद्धिज़्म का हिस्सा हुआ करता था। नाको सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि पुराने भारत तिब्बत संपर्क की कहानी भी अपने भीतर समेटे हुए है। किन्नौर का ये क्षेत्र सदियों से हिमालय के पार होने वाले व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान से जुड़ा रहा है। यानी आज जिस रास्ते पर पर्यटक हिमालय की खूबसूरती देखने पहुंचते हैं, कभी इन्हीं पहाड़ी रास्तों पर व्यापारी आवाजाही किया करते थे। नाको में कुदरत की इस खूबसूरती का जो संगम नज़र आता है, उस संगम की बराबरी और कहीं कर पाना बहुत मुश्किल है। और शायद यही वजह है कि दुनिया भर से जो सैलानी हैं, जो पर्यटक हैं, वो नाको की इस खूबसूरती को देखने के लिए हर साल बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचते हैं।
तो नाकों में विरासत और खूबसूरती का ये अनूठा संसार आपने देखा। धर्म प्रकाश शिमला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनसे ज़्यादा अपडेट लेते हैं। धर्म प्रकाश, सबसे पहले तो ये बताइए कि नाकों की खासियत क्या है, जो जैसे कि आपने अपने स्क्रिप्ट में भी बताया, जो किन्नौर के बाकी जो पर्यटन स्थल हैं उससे इसको अलग बनाती है। करीब 3600 मीटर की ऊंचाई पर बसे इस नाकों में जीवन कितना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है और स्थानीय लोग किस तरह से इन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाते हैं और किस प्रकार से जो टूरिज्म है उसे भी और बढ़ावा मिल रहा है। बिल्कुल शैला, जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं ट्रांस हिमालयन रीजन ये है और हांगरांग वैली जो कि नॉर्थ स्पीति की है उसमें ये गांव पड़ते हैं। नाकों के अलावा 5-6 और गांव उसमें पड़ते हैं, चाहे वो मलिंग हो, शलखर हो, लियो विलेज हो, चांगो विलेज हो। ये सारे गांव छोटे छोटे गांव हैं जहां पर 200 से 300 की आबादी हर गांव की रहती है। क्योंकि तिब्बत के साथ ये जुड़ता है, ITBP का यहाँ पर ज्यादा आपको जो फोर्सेज है वो देखने को मिलती है और टूरिज्म के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का रहा है, क्योंकि इसको डेवलप करने को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काम कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल भी काम कर रही है। भारत सरकार का जो स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट है उसके तहत यहां पर जगह जगह इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए प्रयास हैं जो वो किए जा रहे हैं। यहां से करीब पीओ से करीब 100 किलोमीटर दूर आगे काजा ये नाको पड़ता है और नाको से 100 किलोमीटर और आगे आप जाएंगे तो काजा का एरिया पड़ता है। और काजा के डेवलपमेंट के लिए स्वदेश दर्शन के तहत ही करीब 25 करोड़ का जो फंड है वो पिछले ही बजट में 2024-25 में अप्रूव भी किया गया था। इसके अलावा हिमाचल सरकार इसको लेकर जो स्लो टूरिज्म की जो कॉन्सेप्ट है हिमाचल सरकार का उसे आगे लेकर आ रही है ताकि ऐसे क्षेत्रों को और ज्यादा विकसित किया जा सके। नाको का जो पूरा इलाका है वो अपनी पारंपरिक संस्कृति को लेकर, क्योंकि हिंदू और बौद्ध संस्कृति का एक मिक्सचर यहां पर देखने को मिलता है। पुराने प्राचीन घर आपको नजर आ जाएंगे, बौद्ध संस्कृति के बौद्ध मठ यहां पर दिख जाएंगे और भौगोलिक परिस्थितियों से इस क्षेत्र पर जीवन यापन जो है वो काफी मुश्किल है। खासकर सर्दियों में तो ये पूरा इलाका करीब करीब 4-5 महीनों के लिए कट जाता है पूरी तरह से, इतनी ज्यादा बर्फ यहां पर गिरती है। लेकिन दूर दराज से जो देश विदेश से जो सैलानी है वो हिमाचल प्रदेश जब घूमने आते हैं तो स्पीति घाटी और किन्नौर घाटी के जो ये क्षेत्र हैं इनकी तरफ ज्यादा दिलचस्पी उनकी रहती है। और यहां पर जो टूरिज्म को डेवलप करने को लेकर हिमाचल सरकार के और केंद्र सरकार के प्रयास है वो लगातार पिछले लंबे समय से जारी है और आने वाले वक्त में भी इन्हें और ज्यादा डेवलप करने की जो कोशिश है, जो प्रोजेक्ट है, इसको लेकर वो लाए जा रहे हैं। जी धर्म प्रकाश, चलिए बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ वंदे भारत में अभी के लिए बस इतना ही। DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।